सुप्रभात बच्चों। आज के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनामिका पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम वसंत भाग 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे पाठ 19 आश्रम का अनुमानित व्यय। आश्रम का अनुमानित व्यय अर्थात आश्रम को बनाने में अनुमानित खर्च। बच्चों, यह पाठ मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखित एक लेखा जोखा है। मोहनदास करमचंद गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की थी। इस पाठ में उसी आश्रम के व्यय के अनुमान का विवरण दिया गया है। तो आइए पाठ को स्टार्ट करते हैं। आश्रम का अनुमानित व्यय। लेखक लिखते हैं कि आरंभ में संस्था में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संस्था के 50 हो जाने की संभावना है। गांधी जी अनुमान लगाते हैं कि शुरुआत में तो 40 लोग ही इस संस्था में रहेंगे, धीरे धीरे इनकी संख्या में वृद्धि होगी। इसमें 3 या 5 परिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। गांधी जी लिखते हैं कि जब आश्रम की स्थापना करेंगे तो यहाँ पर कुछ लोग पारिवारिक सदस्य भी होंगे जो एक परिवार में रहने वाले होंगे, फैमिली मेंबर, तो उनके लिए अलग से रूम की व्यवस्था हो और जो अकेले आएंगे उनको एक साथ रखा जाएगा। तो इस हिसाब से कमरे बनवाए जाएं ताकि परिवार वालों को अलग कमरा दिया जा सके और जो बिना परिवार के आए हैं उनको एक साथ एक कमरे में रखा जा सके। तो उसके लिए एक बड़ा सा हॉल चाहिए। तो इस तरह से वो अनुमान लगा रहे हैं, परिवार वालों के लिए अलग कमरा और जो बहुत सारे रहेंगे उनके लिए एक अलग बड़ा सा हॉल। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह होगी। अब वो अनुमान लगाते हैं कि अब सब परिवार लोग 3 या 5 हो सकते हैं, तो इसके लिए रसोई घर भी अलग होनी चाहिए। तो कम से कम 3 रसोई घर की आवश्यकता पड़ेगी हमें, और इतने सारे लोग रहेंगे तो उसके लिए 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल का जमीन चाहिए जिसमें आश्रम की स्थापना हो सके। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। वो एक पुस्तकालय भी बनाना चाहते हैं आश्रम में, तो उसके लिए अलमारी की भी आवश्यकता पड़ेगी और एक पुस्तकालय के लिए एक अलग से कमरा भी बनाया जाएगा। रसोई घर बनाई जाएगी, पुस्तकालय बनाई जाएगी, परिवार वालों के लिए अलग से रूम बनाए जाएंगे, जो एक साथ रहेंगे उनके लिए अलग कमरे बनवाए जाएंगे। इस तरह से उन लोग अनुमान लगा रहे हैं। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन खेती करने के लिए चाहिए जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सके। अब गांधी जी चाहते थे कि आश्रम में जितने सारे लोग रहेंगे उसमें सब लोग कुछ न कुछ काम करते रहे। तो खेती करने वाले रहेंगे उन लोगों के लिए 5 एकड़ वो ज़मीन मांगते हैं खेती योग्य, जहाँ खेती हो सके और वहाँ से उपजे फसल जो है वो आश्रम के लोगों के काम आ सके। तो यहाँ रहेंगे, वो काम भी करेंगे और वहाँ भोजन भी करेंगे और वहाँ कुछ कुछ सीखेंगे भी। वो वहाँ रहने वाले लोगों को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। ऐसा ही वो पूरे देश को बनाना चाहते थे। देखिए, इस तरह से खेत में काम करने के लिए कुछ औजारों की भी आवश्यकता पड़ेगी। आगे देखते हैं। इतने खेती के औजार चाहिए, इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की ज़रूरत होगी। अब खेती में काम करेंगे लोग तो उसके लिए औजार की आवश्यकता होगी। कुदाल आदि है, फावड़े हैं, खुरपे हैं, खुदाई के लिए, बराबर करने के लिए मिट्टी को। तो खेती करते हैं उन लोग जानते हैं क्या क्या सामान चाहिए, है ना। तो ये सारा चीज़ें, ये सारा जो औजार है वो सब यहाँ पर चाहिए काम के लिए उनको। आगे देखते हैं और क्या क्या सामान मंगा रहे हैं, क्या क्या अनुमान लगा रहे हैं कि आश्रम में और किन किन चीज़ों की आवश्यकता गांधी जी को और वहाँ रहने वालों को पड़ेगी। बढ़ाईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे। इस तरह से कारपेंटर लोग काम करते होंगे ना, तो आप भी देखे होंगे, आपके घर में कभी काम करने आए होंगे। इस तरह के सामान उनको चाहिए जिससे वो फर्नीचर आदि बना सके। आगे और भी कुछ सामान चाहिए जैसे कि 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेथनियाँ, 4 आरियाँ,
5 छोटी बड़ी संडासियाँ, 20 रतल कीलें, छोटी और बड़ी, 1 मूंगरा, मोची के औजार। इस तरह से ये सारा सामान कारपेंटर के लिए, बढ़ाईगिरी के लिए चाहिए, ताकि फर्नीचर का निर्माण यहाँ किया जा सके। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपये खर्च होगा। बढ़ाईगिरी के जितने भी उन्होंने सामान बताए हैं, ऊपर जितने भी लिखे हुए हैं, वो बोलते हैं कि वो 5 रुपये का खर्च आएगा। पहले 5 रुपये में इतना सारा सामान मिल जाता था। रसोई के लिए आवश्यक सामान 150 रुपये खर्च आएगा। लेखक लिखते हैं गांधी जी कि रसोई के लिए आवश्यक सामान की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए उन्हें 150 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी, 150 रुपये की। अब आगे वो सोचते हैं कि यदि स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने ले जाने के लिए बैलगाड़ी की भी आवश्यकता पड़ेगी, ताकि दूर स्टेशन हो तो कोई भी अतिथि आए वहाँ आश्रम, तो उनको लाने ले जाने के उपयोग में लाए जा सके। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। लेखक कहते हैं कि यहाँ पर जो भी खर्च आएंगे प्रति व्यक्ति 1 माह में, तो 10 रुपये का एक व्यक्ति के लिए खाने के खर्च में लगेंगे। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वो अंदाज़ा लगा रहे हैं, कहते हैं कि 1 वर्ष में हम ये सारा खर्च कैसे मेंटेन करेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। माह में 10 रुपये आएगा, और यदि वर्ष में कहा जाए तो 6,000 रुपये लग जाएंगे सभी व्यक्तियों के भोजन के लिए। आगे देखते हैं वो और क्या क्या अनुमान लगाते हैं। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। गांधी जी को पता चला कि कुछ उनके प्रमुख व्यक्ति हैं जो आश्रम की स्थापना में जुड़े हुए हैं, उनके साथ में जो नेता हैं और प्रमुख, उन लोग चाहते हैं कि अहमदाबाद में ये प्रयोग किया जाए। यदि ऐसा है, गांधी जी कहते हैं, यदि ये सही है, यदि अहमदाबाद वाले ये चाहते हैं, तो यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद वाले चाहते हैं कि हम वहाँ आश्रम की स्थापना करें, तो अहमदाबाद वालों को क्या करना पड़ेगा, इसका खर्च उठाना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं ये जो आश्रम बना और ये जो आज लेखा जोखा हम पढ़ रहे हैं, वो वास्तव में एक पत्र था जो उन्होंने अहमदाबाद के एक धनी व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति मंगल दास गिरिधर दास को लिखा था, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। वो एक धनी व्यक्ति थे, तो उनको लिखा गया था कि यदि हम वहाँ आश्रम की स्थापना करेंगे तो इन चीज़ों जो मांग हम चाह रहे हैं ने उनकी पूर्ति आपको करनी होगी। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्चे मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। गांधी जी चाहते हैं कि अहमदाबाद वाले ये सब खर्च पूरा करें, और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि यदि अहमदाबाद वाले ज़मीन और मकान दे दे मुझे, तो जो ऊपर में खर्चे हैं और अन्य खर्चे हैं उसका इंतज़ाम मैं कहीं और से करने का प्रयास करूँगा। क्योंकि आश्रम है तो बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग कुछ न कुछ दान पुण्य करते रहते हैं। आज भी देखे होंगे आप, जो अरबपति खरबपति रहते हैं वो आश्रमों में कुछ न कुछ दान पुण्य करते रहते हैं। तो गांधी जी सोच रहे हैं कि अहमदाबाद वाले यदि ज़मीन दे दें, मकान दे दें, तो खाने पीने का जो भी व्यवस्था है उसको कहीं और से अरेंज किया जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने पत्र में लिखा है, और हमारे पाठ के विधा में वो लेखा जोखा विधा होगा, है ना। विधा को हम नहीं बदलेंगे, विधा जो है लेखा जोखा है, लेकिन यह जो लिखा हुआ पत्र रूप में है वो किसी को लिखा गया था, मंगल दास गिरधर दास, प्रतिष्ठित व्यक्ति, अहमदाबाद के धनी व्यक्ति को। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। अब गांधी जी का विचार बदल गया, फिर वो बीच में बोलते हैं चूंकि अब मेरा विचार बदल गया है, तो मैं चाहता हूँ कि 1 वर्ष का जितना भी खर्च है, या फिर 1 वर्ष का ना हो सके तो उससे कुछ कम महीनों का खर्च, कुछ कम दिनों का, कुछ कम महीनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। मकान भी उनको देना है, उनको ज़मीन भी देना है, मकान बनवा के भी देना है, और साल भर के खर्च में से कुछ खर्च को भी उनको
मेंटेन करना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो, तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। ऊपर उन्होंने खाने के खर्च का बताया था कि लगभग 6,000 लग जाएँगे वर्ष में, तो उसका बोझ वो सोच रहे हैं कि यदि अहमदाबाद ना उठा सके, तो मैं कहीं और से इंतज़ाम कर लूँगा, इसकी चिंता वो ना करें। प्रयास करें कि वो भोजन का भी इंतज़ाम कर दें। यदि नहीं हो सकता है तो मैं कहीं न कहीं से उसकी व्यवस्था करूँगा, ऐसा गांधी जी लिखते हैं। चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, गांधी जी कहते हैं कि ये जो अभी मैं लिस्ट बनाया हूँ वो हड़बड़ी में किया हूँ, तो हो सकता है कुछ-कुछ चीज़ें छूट गई होगी। इसलिए संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है कि अहमदाबाद में कैसे जगह में हमें ज़मीन मिलती है, कैसा मकान बनता है, वहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूरी पर है, सभी सामान वहाँ उपलब्ध हो पाएगी या नहीं, फसल उगाएँगे, वहाँ की मिट्टी अच्छी होगी कि नहीं, बहुत सारी ये चीज़ें हैं, तो वहाँ की स्थितियों के बारे में उनको पता नहीं है। इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। वो कहते हैं कि मैं अनुमान ज़रूर लगाया हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जितना-जितना लिखा हूँ, जो-जो सोचा हूँ वही हो, है ना? तो इसलिए वो अंत में लिखते हैं कि मेरे से भूल भी हो सकती है। एक तो मैं हड़बड़ी में बनाया हूँ ये सारा, जो भी लिस्ट बनाए हैं वो खर्च का विवरण दिए हैं, वो विवरण में कुछ त्रुटि भी हो सकती है। यदि अहमदाबाद सब खर्चे उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा। यदि सारा खर्च अहमदाबाद उठाने के लिए तैयार हैं, तो उनके लिए वो 2-3 प्रकार से अपना राय दिए हैं, है ना? या तो पूरा खर्च उठाएँ, या ना हो सके तो वो मकान दे दें, ज़मीन दे दें, मकान दे दें। खाने का खर्च हो सके तो आधा उठाएँ, हो सके ना हो सके तो हम कहीं और से व्यवस्था करेंगे। इस तरह से वो 2-3 प्रकार से लिखे हैं इसको, कि 2-3 राय दी गई है, उनमें से कोई कुछ को वो मान सकते हैं अहमदाबाद वाले धनी प्रतिष्ठित व्यक्ति, और वहाँ आश्रम की व्यवस्था हो सकती है। थोड़ा बहुत समझौता गांधी जी करने के लिए तैयार है। और यदि इन लोग सारा खर्चा अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं अहमदाबाद वाले, तो वो बताते हैं कि यदि वो सब खर्च करने के लिए उठाने के लिए तैयार हैं तो इस तरह से हो सकता है। किराया बंगला और खेत की ज़मीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ाई के औजार, मोची के औजार और भी सामान का लिस्ट है। आगे वो बताते हैं चौके का सामान, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया। इस तरह से बताते हैं यदि पूरा खर्च करें तो वो इस प्रकार से है। आगे गांधी जी लिखते हैं कि मेरा ख्याल है कि हमें लुहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, और भी राजमिस्त्री के लिए भी कुछ सामान स्पेशल कुछ चीज़ें चाहिए। लोहार होंगे तो उसके लिए भी चीज़ें, यानी कुछ-कुछ चीज़ें छूट गई है जिसको लास्ट में लिखते हैं। किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। यहाँ पर वो जो ज़रूरी सामान है उसके बारे में चर्चा किए हैं। आगे वो कहते हैं कुछ और चीज़ें हैं, वो कुछ प्रशिक्षण भी देना चाहते हैं, जैसे कि वो हथकरघे वाली बात है, जो प्रशिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी, जिससे वो सूत बनाने के लिए वो सिखाएंगे लोगों को। साबरमती आश्रम में वो क्या करते थे, वो कुछ लोगों को सूत बनाने के लिए हथकरघा चलाना सिखा रहे थे वो। तो उसके लिए वो बोले कि उनके लिए भी सामान की ज़रूरत होगी, हथकरघे की ज़रूरत होगी, ताकि वहाँ के लोग स्वयं से सूत निकाल सके। तो वो चाहते थे कि वो वहाँ के लोग अपने हाथ से सूत बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त करें। तो साबरमती आश्रम था जहाँ आज भी है वो अहमदाबाद में। आप कभी जाएँ तो वहाँ ज़रूर जाएँ, देखें क्या-क्या व्यवस्था है, क्या-क्या नियम है। साबरमती आश्रम में उन्होंने खुद कुछ नियम बनाए थे। यहाँ का जो भी नियम था वो गांधी जी ने स्वयं बनाए थे, और जो लोग वहाँ रहते थे वे वैसा ही आचरण रखते थे जैसा गांधी जी ने नियम बनाया था। और गांधी जी यह भी चाहते थे कि पूरे भारतवर्ष के लोग इस नियम का पालन करें, ताकि यह देश बहुत सुंदर स्वस्थ बन सके। इस तरह से आज यह आश्रम का अनुमानित व्यय नामक पाठ समाप्त होता है। आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।
धन्यवाद और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।